खम्मा गणिसा फिर से आपका स्वागत है विवो क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं टैक्स के बारे में। दिख रहा होगा टैक्स, ऊपर अलार्म लगा हुआ है, नीचे टैक्स लिखा हुआ है। तो टैक्स का मतलब ही ये तो होता है हर वर्ष क्या होता है, जैसे 31 मार्च समाप्त होता है तो क्या होती है, घंटा स्टार्ट हो जाती है, अलार्म स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होता है, बोले अब तो टैक्स भरने का टाइम आ चुका है। तो उसी टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स का भाग होता है। और इनकम टैक्स में अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, डिस्कस भी किया है कि उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, कर मुक्त राशि कैसे निकालते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पिछले टॉपिक जो भी हैं उसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ, आज की क्लास की बात करता हूँ। आज की क्लास कंटिन्यू हो रही है। कंटिन्यू किसकी? लास्ट क्लास में मैंने आप जो लोग बताया था उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, आपको ध्यान हो तो, RFA के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले फुल फॉर्म बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है किराए से मुक्त आवास की सुविधा। अब वो क्या होता है उसके बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। किराए से मुक्त आवास की सुविधा का मतलब होता है जब कंपनी के मालिक के द्वारा, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाता है नियोक्ता की ओर से अपने कर्मचारी को एक सुविधा के रूप में मकान प्रोवाइड किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जाओ उस मकान में रहो। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं किराए से मुक्त आवास की सुविधा। मुक्त क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा उस कर्मचारी पर फ्री में दिया जा रहा है, उसको ऐसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, उससे क्या अगर तो फ्री में रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी टॉपिक पर हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको फिर से याद दिला देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो मकान की जो सुविधा प्रदान की जाती है नियोक्ता की ओर से, वो दो कंडीशन में की जा सकती है, दो प्रकार से की जा सकती है। पहला जो मैंने आपको बताया था वो बताया था सुसज्जित मकान, और दूसरा मैंने आपको बताया था असुसज्जित मकान। मैं पहले बात कर रहा था सुसज्जित मकान की, यानी फर्निश्ड हाउस की बात कर रहा हूं। जैसा कि नाम से हो रहा है, फर्निश्ड हाउस का मतलब क्या होता है, जिसमें समस्त प्रकार की सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी। उसके अंदर क्या क्या मिल जाएगी? फ्रिज मिल जाएगा, वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, या फिर दूसरे कुछ भी मिल सकता है वो। तो यदि ऐसा कोई सुविधा मिल रही है तो वो एक प्रकार से हो गया सुसज्जित मकान, फर्निश्ड हाउस कहलाता है। दूसरी में बात करता हूं, यदि किसी कर्मचारी को फर्निश्ड हाउस नहीं मिलता है, केवल मकान मिलता है रहने के लिए, तो उसे हम कहते हैं अनफर्निश्ड हाउस। कंप्लीट है यहां तक? तो उसके बाद फिर अपन टैक्स का ट्रीटमेंट बताए थे आप लोगों को मैंने, कि हमेशा आपको क्या करना है, टैक्स, इनकम टैक्स की हम बात करते हैं तो उसमें आपको हर एक चीज का टैक्स का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था RFA जो होता है किराए से मुक्त आवास की सुविधा जो मिलती है कर्मचारी को, चाहे वो गैर सरकारी हो भले गैर सरकारी हो, तो उस केस में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, टैक्स का ट्रीटमेंट जो करते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी हो, उसे सुविधा मिल रही है मकान की, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उसके सामने दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन, उसको मकान किस टाइप का मिल रहा है। यदि उसको फर्निश्ड हाउस मिलता है, सुसज्जित मकान मिलता है, तो उस केस में जो भी सरकारी नियम है, उन सरकारी नियमों के हिसाब से जो भी राशि बनती है वो टैक्सेबल बनती है, तो उस चीज को वहां पे उसको भरना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यदि फर्निश्ड हाउस की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो क्या बोलता है, एज पर रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से वो बोलता है कि जो भी फर्नीचर की जो वैल्यू होती है, XYZ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सभी फर्नीचर को जोड़ दो, उनकी वैल्यू को जोड़ दो, और उसका 10% आपको निकालना है और उसके जो टैक्सेबल अमाउंट उसमें जोड़ देना है। क्योंकि फर्नीचर की अपन बात करते हैं, फर्निश हाउस की बात करते हैं, उसमें सुविधा जो मिलती है उसको अपन अलग से क्या करनी है, उसकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है। कंप्लीट यहाँ तक? ये तो बात होगी किसकी? ये तो बात होगी फर्निश हाउस की बात करते हैं, सरकारी कर्मचारी। यदि सरकारी कर्मचारी हो, उसको जो सुविधा मिल रही है वो अनफर्निश्ड मिल रही हो, तो उस केस में क्या होगा, जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस चीज को उसको फॉलो करना है, और जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसकी, तो उसको पे करनी है। कंप्लीट यहाँ तक? ये तो बात होगी सरकारी की बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ किसकी? गैर सरकारी की। गैर सरकारी में क्या होगा, मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि जो अमेंडमेंट हमने पढ़े हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने पढ़े हैं, जो टैक्स का ट्रीटमेंट पढ़ा है, उसी का हम आज एग्जांपल लेने वाले हैं, उसी को आज हम एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम से, कि हाँ पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था और आज उदाहरण भी ले लिया, तो उससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर, आपको काम खत्म।
कंप्लीट तक। तो मैं बात करता हूँ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करता हूँ, जिसको गैर सरकारी कर्मचारी कहा जाता है या फिर दूसरे शब्दों में प्राइवेट सेक्टर का आदमी कहा जाता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका माइंड में जो अमेंडमेंट हो वो चलना चाहिए। क्या बताया था मैंने आपको, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसके सामने 3 कंडीशन होती है। याद आया कुछ? 3 कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, उसको अनफर्निश्ड हाउस मिल रहा है तो क्या होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, उसको फर्निश्ड हाउस मिल रहा है तो क्या होगा। और तीसरी कंडीशन, उसको होटल मिल रहा है तो क्या होगा। तो मैं पहले बात करता हूँ फर्निश्ड हाउस की। फर्निश्ड हाउस का जैसे पॉइंट आता है तो आपके माइंड में फिर से एक बात चलनी चाहिए। फर्निश्ड हाउस में भी मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। क्या क्या बताई थी? 2 चीजें बताई थी। पहला चीज मैंने आपको बताई थी, पहला मैंने आपको बताया जो मकान की सुविधा उस कर्मचारी को दी जा रही है तो वो मकान है किसका। यदि वो मकान मालिक का है यानी उस नियोक्ता का है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको देखनी पड़ेगी जिस क्षेत्र में, जिस शहर में उस कर्मचारी को जो मकान की सुविधा दी गई है वहां की पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है। तो आपको जनसंख्या देखनी है। 10 लाख से कम हो तो 7.5% सैलरी का, 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख तक हो तो उस केस में 10% सैलरी का, और यदि 25 लाख से ज्यादा हो तो उस केस में 15% सैलरी का आपको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपको निकाल जाएगी। कंप्लीट यहां तक। ये तो बात हो गई जब मकान है वो नियोक्ता का। लेकिन यदि मकान नियोक्ता का नहीं है तो उस केस में क्या था, उस केस में मैंने आपको बताया था कि जो सैलरी मिल रही है उसका 15% आपको निकालना है। जो भी सैलरी मिल रही है उसका 15% आपको निकालना है। या दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको तो वास्तव में जो राशि उसको प्राप्त हो रही है उस केस में इन दोनों को आपको देखना कम कौन सा है। कम तो होगा वो कर मुक्त हो जाएगा, बाकी राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कंप्लीट तक। फिर बात आती है फर्निश्ड हाउस की। फर्निश्ड हाउस में मैंने बताया था आपको पहली स्टेप तो वही फॉलो करनी है जो हमने देखी कि इसमें अनफर्निश्ड में देखी थी वो वाली। प्लस क्या करना है आपको, फर्नीचर का 10% जो कि सरकारी नियम की बात करता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो रूल्स फॉलो होता है 10% वाला, वो फॉलो आपको यहाँ पर भी करना है। फर्नीचर का 10% आपको जोड़ना है। उसके बाद जो अमाउंट बनता है वो टैक्स लायबिलिटी में आ जाएगा। फिर बात आती है होटल की बात करते हैं तो होटल का मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको दे रहा हूं, यदि कोई कर्मचारी 15 दिन से कम यदि उस होटल में ठहरा है तो वो जो भी राशि उसको मिल रही है, सुविधा मिल रही है, वो पूरी की पूरी राशि हो जाएगी कर मुक्त 15 दिन से कम होने पर। यदि वो 15 दिन से ज्यादा किसी होटल में रुकता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको 2 चीजें बताई थी, दोनों में से जो कम होगा वो कर मुक्त हो जाएगा। पहली चीज क्या बताई थी, पहली चीज मैंने आपको बताई जो भी सैलरी मिल रही है उस सैलरी का आपको 24% निकालना है, 24% वो निकालना है, वो निकाल के आपको अमाउंट निकालना है, और या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीट जो राशि उसको प्राप्त हो रही है उसको लिखना है। इन दोनों में से जो कम होगा वो तो कर मुक्त हो जाएगा, बाकी के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कंप्लीट है तक। तो हम बात करने वाला है एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि जो रूल्स मैंने आपको लिखा है, जो टैक्स का ट्रीटमेंट मैंने आपको लिखा है उसको सोल्व आउट कैसे करें, देखें आप लोग। तो स्टूडेंट अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, उसी क्वेश्चन को हम आज सोल्व आउट करने वाले हैं, और आपको देखोगे कि जो टैक्स का ट्रीटमेंट बताता है उसको हम बराबर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूँ। जैसे कि बता रहा है कि दिल्ली जानते होगा जो अपनी भारत की राजधानी है, उसमें क्या होता है वित्त निगम, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उसमें मोहित नाम का कोई व्यक्ति था, उसको 13,000 रुपये क्या मिल रहा था, सैलरी मिल रही थी। कंप्लीट है, 13,000 रुपये उसको सैलरी मिल रही थी, और वहां की जो जनसंख्या है वो 25 लाख से कम है। क्लियर, इसने बोला 25 लाख से कम है। नियोक्ता द्वारा मकान का देय मासिक किराया 1200 रुपये, मतलब कि मकान का जो मालिक है, मकान के मालिक नहीं बोल सकता मैं, जो उसका बॉस है, बॉस क्या दे रहा है उसको 1200 रुपये प्रति माह क्या दे रहा है, किराया दे रहा है। उसको 2,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता, ठीक है, तथा 3,000 रुपये वार्षिक बोनस भी प्राप्त होता है। वह सुसज्जित मकान में रहता है जिसमें फर्नीचर का जो लागत मूल्य वो है 15,000 रुपये है। आपको कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए क्या करना है, कर मुक्त आवास की कर योग्य एवं कर मुक्त राशि की गणना करनी है। ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। कंप्लीट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो आपको देखना है। उसके बाद आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के माइंड में चलने चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये देखना है जो कर्मचारी वो किस प्रकार का कर्मचारी है, किस प्रकार का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट है। नॉर्मली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, तो हमें मान के चलना है जो कर्मचारी है मिस्टर जो मोहित जी हैं वो एक प्रकार के गैर सरकारी कर्मचारी है। आगे पास में अब गैर सरकारी कर्मचारी है तो आपको गवर्नमेंट वाले हट गया, अब गैर सरकारी वाले में आपको फॉर्मेट याद रखना है। कौन सा क्या होगा उसमें आपको देखना है, फर्निश्ड एक, अनफर्निश्ड की होटल है, ये होता है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में इसने क्लियर दे रखा है, इसको जो सुविधा मिल रही है वो एक प्रकार की सुसज्जित मिल रही है।
कौन सी मिल रही है? सुसज्जित मकान की मिल रही है। अब सुसज्जित मकान की जैसे मिलती है तो आपके माइंड में ऑब्वियसली वो एक चीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? आपको सबसे पहले आपको उसका जो मैंने आपको बताया स्टेप फर्स्ट क्या बताई थी, स्टेप फर्स्ट मैंने आपको बताया आपको अनफर्निश्ड वाली जो सिस्टम है उसको पूरा फॉलो करना है, ये बता रखा, अनफर्निश्ड वाला फॉलो पूरा करना है। तो उस फॉलो जैसे करते हैं तो अपने सामने वापस दो कंडीशन आ जाती है। दो कंडीशन कौन सी? पहला होता है वो मकान किसका है, और दूसरा उसकी फिर कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ बता ही नहीं रखा है कि मकान किसका है। तो नॉर्मली सामान्य रूप से जो क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें मान के चलना है जो मकान की सुविधा दी गई है वो एक प्रकार से इसका स्वयं का मकान नहीं होगा, किसी और का मकान होगा। कंप्लीट यहाँ तक किसी और का मकान होगा तो उस केस में क्या होगा, आपको फॉलो तो वही करनी पड़ेगी। क्या फॉलो करनी पड़ेगी? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, क्या देखेंगे उसमें क्या सुविधा दे रखी है, जो सैलरी होती है आप देखना, आप देखो अपनी कॉपी में जरूर देखें। जब मकान जो होता है वो स्वयं नियोक्ता का नहीं है तो उस केस में क्या होगा, नियोक्ता का है तो उस केस में क्या होगा। मैं नहीं होने की बात कर रहा हूँ, एक बार के लिए मान के चल रहा हूँ यदि वो मकान जो होगा स्वयं का नहीं होगा, हो सकता किसी ने किराए पे दे। क्वेश्चन साइलेंट तो आप कुछ भी करो लेकिन नीचे नोट जरूर डाल देना, हमने यह माना है कि जो मकान है वो स्वयं नियोक्ता का ना होकर किराए पे दे रखा। उस हिसाब से आपको नोट डालना है, उससे आपको पता लगेगा आगे वाला जो भी व्यक्ति होगा उसको भी समझ में आ जाएगा इन्होंने क्या माना है। आगे बात में तो यह बात करते इसकी रूल्स की हिसाब करते हैं। इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसके रूल्स जो सॉल्यूशन है उसको फॉलो करना है। सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, बात करते हैं इसको सैलरी कितनी मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पे की, जो इसको बेसिक जो सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है। बेसिक सैलरी की बात करते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है वो दे रखा है इसने 13,000 रुपये पर मंथ का इसको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 13,000 रुपये पर मंथ का, एक महीने का 13,000 इसको मिल रहा है। हो गया 13,000 मल्टीप्लाई, आपको मैंने आपको बता रखा जो टैक्स जो चलता है वो साल भर के हिसाब चलता है, चलता नहीं चलता? 13,000 रुपये एक मंथ का हो गया तो आपको 12 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 13,000 को हम गुणा किससे करेंगे? 12 से गुणा करेंगे। तो अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो अमाउंट हुआ है वो है 1,56,000 रुपये। आगे बस में तक इसको मैंने गुणा कर दिया। अपन क्या कर रहे हैं, टैक्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस वजह से। फिर प्लस जोड़ते हैं भत्ते, जो भी अलाउंस होते हैं वो जोड़ते हैं। लेकिन मैंने आपको इसमें एक कंडीशन बता रखी है, यदि क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है वो जो भी डीए वगैरह जो कुछ भी मिल रहा है वो सेवा शर्तों के अनुसार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेवा शर्तों के अनुसार नहीं मिलता है तो इसको नहीं जोड़ना है, यदि मिलता है तो जोड़ना है। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि कुछ नहीं दे रखा है कि किसके हिसाब से मिल रहा है। तो मान के चलना है, मैंने क्या बोला, मान के चलना है कि यदि ऐसे कोई कंडीशन आती है तो मान के चलना है कि जो इसको डीए मिल रहा है वो सेवा शर्तों के अनुसार नहीं मिल रहा है। यानी कि सेवा शर्तों के अनुसार नहीं मिल रहा है तो आपको कहना इसको में जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मिलता तो जोड़ने की वाली बात थी। अब बात करते हैं सैलरी का जो तीसरा पार्ट होता है। पहला हो गया बेसिक पे जो लिख चुके हैं, दूसरा हो गया डीए सेवा शर्तों के अनुसार नहीं है तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। तीसरा क्या होता है, मान लो बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है तो भी आपको जोड़ना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, उसको बोनस भी मिला हुआ। कितना मिला हुआ? 3,000 रुपये बोनस मिला हुआ। तो ऐड करते हैं इसमें बोनस, ये हो गया बोनस। बोनस को मिला 3,000 रुपये का। तो इसकी जो टोटल सैलरी होगी वो होगी 15,900, 1,59,000, 15,900 नहीं 1,59,000। देख सकते हैं आप लोग, इसमें दोनों को जोड़ दिया और मैंने इसमें इसका अमाउंट लिख दिया। कंप्लीट यहां तक। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं हम अब क्या करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया, इसका आपको देखना है कि जो बात क्वेश्चन की हो रही है वो किस प्रकार का मकान है। स्वयं का मकान है, नियोक्ता की बात कर रहा हूँ, नियोक्ता के स्वयं का मकान है या फिर उसने किराए पे दे रखा है। तो जैसे मैंने बोला क्वेश्चन तो एकदम साइलेंट है, फिर क्या करें, फिर हमें मान के चलना है कि जो मकान है वो नियोक्ता का नहीं है, वो किसका है, किसी और का ही है। तो उस केस में क्या करते हैं, एज पर रूल्स आप लोग, मैंने जो फॉर्मेट लिखा रहेगा उस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग देखें। यदि नियोक्ता का मकान स्वयं का नहीं होता है तो क्या होगा, जो भी दूसरा चीज देखें आप लोग, उसमें मैंने बता रखा है जो भी अमाउंट होगा, वेतन का जो अमाउंट होगा उसका आपको निकालना पड़ेगा। कितना? उसका आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालेंगे, उसका आपको निकालना पड़ेगा 15%। निकालेंगे 15%। तो आप क्या होगा, जो आपके पास सैलरी आ गई है, सैलरी कितनी आ गई है, 1,59,000 आ गया है, उसका कितना प्रतिशत हम निकालने वाले हैं, उसका हम निकालने वाले हैं 15%। तो 1,59,000 जो आया है उसको हम लिखेंगे 1,59,000 इंटू 15%।
ये दे रखा 1,59,000 का 15% निकालते हैं तो ये जो अपना आता है 15% निकालने के बाद जो अमाउंट आता है वो अपना आता है 1,59,000 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 23,850। 23,850 ये क्या हो गया, उसका अपन आएगा 23,850। इसका अमाउंट अपने पास आ चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, इसके साथ ही आपको करना है, ध्यान रखना है इसका जो फर्नीचर वाली जो बात हो रही है वो भी आपको उस चीज में देखनी पड़ेगी। ये अपन बात की बात करते हैं, एक बार के लिए इसको यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ। फिर क्या करना है, फिर मैंने आपको दूसरा बताया कि अब चलना है, ये तो बात होगी इसकी। मैंने आपको दो कंडीशन दे रखी, एक तो दे रखा था आपको ध्यान हो, क्या दे रखा है, मैंने देख रखा वेतन का 15% और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, उसको वास्तव में जो राशि प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई वो भी लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कंडीशन तक, फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गई, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। अब मैं बात करता हूँ स्टेप 2 की बात करता हूँ। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में जो उसको पैसा मिल रहा है किराए के रूप में वो आपको लिखना पड़ेगा। जो उसको मिल रहा है वो मिल रहा है 1200 रुपये। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कैसे लिखेंगे इसको, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा, 1200 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से। 12 से क्या करो, एक महीने का किराया 1200 रुपये है तो 12 महीने का किराया कितना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 14,400 रुपये। कितना आ गया, 14,400 रुपये आ गया। आ गया यहाँ पे, ये तो मिल रहा है। साथ ही साथ अब आपको देखना है, अब आपको अटैक करना है किसके ऊपर, उसके जो हाउस है वो किस टाइप का हाउस है। आप लोग क्वेश्चन के अंदर देखें किस टाइप का हाउस है ये। जैसे कि क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है, इसका जो हाउस है वो है एक प्रकार से फर्निश्ड हाउस है। कौन सा हाउस है, फर्निश्ड हाउस है। देखो फर्नीचर का लागत मूल्य दे रखा है ये वाला 15,000 रुपये दे रखा है, और जो इसको सुसज्जित मकान है। तो जैसे सुसज्जित मकान की बात आती है तो अब मैंने आपको बता रखा है, जो भी अमाउंट की बात हो रही है अमाउंट अपने पास निकल जाएगा, 14,400 अपने पास आ चुका है। अब क्या करना, अब हमें करना है फर्नीचर की बात करते हैं। तो ऐड करेंगे फर्नीचर कॉस्ट, ऐड करनी पड़ेगी फर्नीचर कॉस्ट। एज पर रूल्स जो फर्नीचर का लागत है उसका 10%, फर्नीचर की जो लागत आ रही है वो 15,000 रुपये आ रही है, और 15,000 का हमें कितना निकालना है, 10% निकालना है। तो वो निकलता है अपने 1,500 रुपये। कितना निकलता है, 1,500 निकल देगा। 15,000 का 10%, तो इन दोनों को जोड़ते हम तो अमाउंट जो आता है वो आता है अपने 15,900 रुपये। कितना आता है, 15,900 आ रहा है। यही आ रहा है। तो अब आप लोग देखो, एक हो गया, बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके 15% निकालते हैं तो अमाउंट आ रहा है, तो ये आ रहा है। और हम दूसरी बात करते हैं जो इसको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो रहा है। एज पर रूल्स आप देखो, देखें नियोक्ता का मकान नहीं है तो उसके इसमें दो चीजें दे रही कि दोनों में से जो कम होगा वो कर मुक्त हो जाएगा। दोनों में से कम कौन सा होगा आपको क्लियर पता लग गया होगा। दोनों में से कम क्या है, ऊपर की बात करते हैं सैलरी का जो 15% है वो आया तो 23,850 आया, ठीक है, जो भी रूल्स पे हो रहा है उस हिसाब से। और मैं बात करता हूँ स्टेप 2 की बात करता हूँ, उस केस में ये बात हो रही है तो यहाँ पे जो इसको अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 15,900 की बात करता है। दोनों में से जो कम राशि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी, बाकी क्या होगा, टैक्स लगेगा। तो नॉर्मली देखा जाए तो उसको जो भी राशि मिल रही है इन दोनों में से कम कौन है, 15,900। ये तो सामान्य रूप से बात कह सकते हैं कि ये जो राशि है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। पूरी राशि का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में जो पैसा मिल रहा है उसको, उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं चुकाना। कितने रुपए मिल रहा है, इसको मंथली 1,200 रुपये मिल रहा है। यदि यहाँ पे 15,900 है और यहाँ पे मान लो इसको कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आता 12,000, कितना आता 12,000, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, कंप्लीट है। और उसके बाद जो राशि बचती है वो राशि कौन सी राशि में आ जाती है, टैक्सेबल में आ जाती है। कंप्लीट यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि पहली स्टेप में आपको करना है सैलरी का निकालना है, दूसरी स्टेप में जो दे रखा है, जो राशि मिल रही है उसकी कैलकुलेशन करनी है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें आप लोग, जो 10% जोड़ना है तो अपना किस में जोड़ेंगे, इसमें नीचे जो राशि मिल रही है उसमें जोड़ा जाता है। आगे बात में आता है स्टूडेंट्स, तो आपको दोनों में से देखना, दोनों में से जो सबसे कम होगा वो राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त आ जाएगी। तो आप लोग देखें कैसे हो रहा है कर मुक्त। ये हो गया एग्जम्प्टेड, ये हो गया कर मुक्त, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर मुक्त। कर मुक्त राशि कितनी है, 15,900। वास्तव में प्राप्त राशि कितनी है, वास्तव में प्राप्त राशि है 14,400 प्लस 1,500 रुपए, तो कितना होगा, वो भी यही हो रहा है। बात तो यही हो रही ना, मैंने इसी को वापस रिवाइज कर दिया। तो जो राशि उसको मिल रही है वो पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। यदि, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि यह राशि तो यही होती लेकिन ये राशि कम होती,
ठीक है, दोनों में से जो कम होगा वो माफ होता है। तो मान लो ये 12,000 होता तो क्या होता है, मान लो ये 12,000 होता तो इसमें से इसको घटा दिया जाता, तो बाकी की जो राशि बचती है वो क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं हो रहा। कंप्लीट याद है? आगे बात सुनना, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आप लोग देख सकते हो, एक छोटा सा क्वेश्चन और है। यश एक कंपनी में कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन है 18,000 रुपए। उससे दिल्ली में नियोक्ता की ओर से एक असुसज्जित मकान प्राप्त हुआ, यानी अनफर्निश्ड मकान उसको प्राप्त हुआ है, जिसका वार्षिक किराया है 30,000 रुपए। कितना उसका वार्षिक किराया? 30,000 रुपए उसका वार्षिक किराया है। आपको क्या करना है, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य एवं कर मुक्त राशि की आपको क्या करनी है, गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। साथ ही साथ उसने एक पॉइंट दे रखा है, मकान स्वयं किसका, नियोक्ता का है। किसका है मकान है, वो स्वयं नियोक्ता का है। तो अब क्या करेंगे, आपको मैंने बता ही दिया। सबसे पहले आपको देखना है वो किस प्रकार का कर्मचारी है। तो यहाँ पे तो ये चीज तो क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो मान के चलना है गैर सरकारी होगा। गैर सरकारी क्या, ये बात होगी, यहाँ तक बात है। फिर हम बात करते हैं उसके गैर सरकारी में 3 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से, फर्निश्ड या कैसे अनफर्निश्ड, फर्निश्ड और होटल। इन तीनों में से किस प्रकार का, किस प्रकार का, ये नॉर्मली बोल रहा है कि असुसज्जित मकान, यानी फर्निश हाउस की बात ही कर, अनफर्निश्ड की बात ही कर रहा हूँ। तो वहां वाली बात कर रहे हैं अपन, अनफर्निश्ड में बात करते हैं तो बात होगी वहां तक, अनफर्निश्ड कंप्लीट है। फिर क्या करना है, फिर आपको देखना जो मकान है वो किसका मकान है, नियोक्ता का है कि नियोक्ता का नहीं है। तो क्वेश्चन में क्लियर दे रखा किसका है, नियोक्ता का स्वयं का मकान है। तो अब आपको क्या करना, अब आपको रूल्स याद रखना है, जनसंख्या वाला है। जनसंख्या क्या था, बात करते हैं जनसंख्या पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 10 लाख तक है तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख तक है तो 10%, और 25 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में क्या करना पड़ रहा था, आपको सैलरी का 15% लेना पड़ रहा था। तो नॉर्मली हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, दिल्ली जैसी कंपनी की बात करते हैं। क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि पॉपुलेशन की बात भी कर रखी है, और वैसे इसने क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में, ये देख आप लोग देख सकते हो दिल्ली के अंदर रह रहा है, दिल्ली के अंदर रह रहा है। तो नॉर्मली आपको मान के चलना है, दिल्ली में रहता है तो दिल्ली की जनसंख्या कितनी हो सकती है या कितनी है, एग्जैक्ट हमको पता नहीं होता है, तो मान के चलना है। क्या 10 लाख से कम होगी, ये पॉसिबल नहीं है। 10 लाख से 25 लाख के बीच में नहीं, पॉपुलेशन है 25 लाख से ज्यादा। सीधा आपको क्वेश्चन पे आना है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखें आप लोग। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको देखना है इसका जो मैंने बनाता रखी है पूरा आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। 0 से लगा के 10 लाख पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो 7.5% आता है प्रतिशत। 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख तक है तो वो आ जाएगा 10% की श्रेणी में, और 25 लाख से यदि ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा 15% आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका जो भी सैलरी का भाग होता है वो 15% लेना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें इसकी सैलरी पे बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएं, रूल्स क्या बोलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल रहा है रूल्स, क्वेश्चन के हिसाब को देखना, फिर उसका देखना टैक्स का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, यदि हम बात करते हैं नियोक्ता का मकान स्वयं का हो तो डायरेक्ट आपको करना, आपको पॉपुलेशन देखनी है। आगे बाद में पॉपुलेशन को देखा, उसके बाद उसका प्रतिशत निकाल दो, पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन नहीं दे रही लेकिन दिल्ली दे रखा है, और दिल्ली किसकी श्रेणी में आता है, दिल्ली इस श्रेणी में आएगा, नॉर्मल सी बात है। आपको क्या करना है, सैलरी का 15% निकालना। तो सैलरी कितनी मिल रही है इसको, सैलरी की बात करता हूँ। सैलरी है इसकी 18,000 है, 18,000 जो सैलरी है वो कौन से तक के महीने के लिए बात कर सकते हैं। 18,000 जो है वो 1 महीने का है, जिसका साल भर का कितना होगा, तो साल भर का आपको निकालेंगे इससे 18,000 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 से, तो उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कितना आ जाएगा अपने, वो अमाउंट अपने पास आ जाएगा 2,16,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 2,16,000 जाएगा। 2,16,000 अपनी सैलरी आ चुकी। अब हम रूल्स की बात करते हैं, दिल्ली की जनसंख्या की बात करते हैं, तो दिल्ली की जनसंख्या की बात करते हैं तो वो होगी 25 लाख से ज्यादा ही होगी, नॉर्मल सी बात है 25 लाख से ज्यादा होगी। जैसे कि किसी शहर की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है तो उस पर 15% क्या होगा, सैलरी वाला 15% आ जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे कर योग्य हम कर मुक्त राशि की बात कर रहे हैं, तो आपको अब क्या करना है, 2,16,000 का अब हम कितना निकाल देंगे, 15% निकाल देंगे, 15/100। इसको कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, इसको अपन ध्यान करें कर योग्य एवं कर मुक्त राशि की गणना कर रहे हैं इस वजह से। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो अपने पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 32,400। कैलकुलेट करके देखें आप लोग,
32,400 क्या आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगी। अब इनकम टैक्स क्या बोलता है, जो राशि प्राप्त हुई वो और ये जो कैलकुलेशन किया वो, उन दोनों में से जो सबसे कम होगा उस राशि पे लग जाएगा टैक्स। उस राशि जो सबसे कम होगा वो राशि हो जाएगी टैक्स फ्री, यानी उसको हिंदी में कह सकते हैं एग्जेम्प्टेड, करमुक्त राशि इसको बोल सकते हैं। तो दोनों में से क्या, दोनों में से का मतलब क्या हुआ, एक तो इसको जो राशि प्राप्त हो रही वो राशि, इसको वार्षिक किराया कितना प्राप्त हो रहा है 30,000 रुपये, और एक अपन ने कैलकुलेशन की है टैक्स का जो ट्रीटमेंट किया उसके भी यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो वाला, इन दोनों में से जो कम होगा वो तो हो जाएगा करमुक्त, तो बाकी की राशि पे लग जाएगा क्या, लग जाएगा टैक्स लग जाएगा, वो कहलाएगा टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा। तो आपको साथ ही साथ क्या करना है, आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। क्या रखना है, जैसे कि मान लो कि मैं टैक्सेबल अमाउंट की बात करता हूं, टैक्सेबल अमाउंट यदि निकालते हैं तो उस केस में उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, टैक्सेबल अमाउंट का मतलब होता है टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू बराबर होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। आगे बात समझ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले इसको सोल्व आउट करते हैं। इन दोनों में से 30,000 और 32,000 दोनों में से जो कम होगा वो तो हो जाएगा करमुक्त, क्या हो जाएगा, करमुक्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें हम, तो इसमें जो अमाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबसे कम कौन सा 32,400, 30,000, तो कम कौन सा है 30,000, तो करमुक्त जो राशि हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई है 30,000 रुपये आ गई, जो इसको मिली वो वाली, तो करमुक्त राशि आ गई है 30,000 रुपये आ गई है। अब पूछे कि करयोग्य राशि कैसे निकालेंगे, तो करयोग्य राशि का फॉर्मूला आप ये हो गया, करयोग्य राशि का फॉर्मूला क्या होता है, जो राशि प्राप्त हुई है, राशि इसको कितनी प्राप्त हुई है 30,000 रुपये, करमुक्त राशि कितनी है 30,000 रुपये, यानी उसके जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना होगा 0, या दूसरे शब्दों में कहा जाए उसको जो भी राशि मिल रही किराए के रूप में, सुविधा के रूप में, वो पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, करमुक्त हो जाएगी। यदि इन दोनों में से ये कम होता, जैसे उदाहरण के लिए ये 32,400 की जगह होता 28,000, कितना होता 28,000, तो दोनों में से कम कौन सा हो गया, इसमें से इसमें कम कौन सा होता 28,000 होता, तो हम यहाँ पर इसको करमुक्त मान लेते, तो 28,000 को यहाँ पर लिख देते हैं। राशि कितनी प्राप्त हो रही थी 30,000, तो 30,000 में से 28,000 कितना बचता 2,000, तो वो राशि क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। कंप्लीट यहाँ तक। तो ये तो बात होगी किसकी, इन उदाहरणों की बात होगी। जब मकान स्वयं नियोक्ता का हो तो आपको ये क्वेश्चन करना है, यदि मकान किसका हो, नियोक्ता का नहीं है, स्वयं ने किराए पे लिया फिर अपने कर्मचारियों को दिया, तो उसके इसमें आपको इस चीज को फॉलो करना है। कंप्लीट तक। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा यदि किसी कर्मचारी को किराए से मुक्त आवास की सुविधा मिलती है तो उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसका मैंने आपको इन 2 उदाहरण के थ्रू समझा दिया। कंप्लीट है। इसी को फिर से को आपको इसको सोल्व आउट करना है, मैंने एक बार तो करा दिया है, आपको फिर से इसको क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और इसके कंसेप्ट को क्लियर करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।